नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने शो वाणी द टॉक शो में। मैं हूं आपकी एंकर, आपकी होस्ट दीपशिखा लाकड़ा। बच्चे रंग भरने की किताब नहीं होते, उन्हें अपने पसंदीदा रंग में भरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, उन्हें अपने ही रंग में निखारने की आवश्यकता है। आज मैं जिनसे आपका परिचय करवाने जा रही हूँ, उनका नाम है छवि मेहता जी, जो एक पेरेंटिंग कोच है, सरोजिनी नायडू अवार्ड से सम्मानित रह चुकी है और एक किताब की लेखक भी है, और जिस किताब के बारे में हम आज के शो में बात भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका छवि जी हमारे शो में। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपका है, लोगों से आप बात करते हैं और उनकी कहानियां दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग कोच क्या है, इस शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ और माता पिता के होते हुए ये पेरेंटिंग कोच कैसे आया, हमारी सोसाइटी में क्या जरूरत पड़ी इसकी? पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और इतना ब्यूटीफुल टॉपिक आपने चूज करा है, पेरेंटिंग, और मुझे इनवाइट करा है बिकॉज आई फील पेरेंटिंग इज द नीड ऑफ द आवर। वी हैव कॉसेस फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग। पर पेरेंटिंग जो कि बहुत मुश्किल है काम है, और इसका हमें कुछ रीज़न नहीं पता चलता कि बच्चों को ब्रिंग अप करने में क्या क्या मेथडोलॉजीज आज के टाइम में यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ चेंज हो रही है। अगर मैं अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँ, फ्रॉम माई स्टोरी स्टार्टेड, आई हैड 3 generations अंडर वन रूफ। सो आई हैड माई इन लॉज, देन माई फैमिली एंड देन माई किड्स। तो 3 generations लिविंग अंडर वन रूफ वॉज नॉट दैट ईजी, क्योंकि मेरे इन लॉज की जनरेशन बहुत डिफरेंट था। उस समय की ज़रूरतें बहुत डिफरेंट थी, उस समय की आदतें बहुत डिफरेंट थी। कमिंग टू माई जनरेशन, हम लोग तो एक सैंडविच जनरेशन माने जाते हैं। वी एडजस्ट, वी आर वेरी एडजस्टेड दैट वेज। बट कमिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज माई किड्स, आई रियलाइज दिस अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इन द लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ देयर ओपिनियन, a lot of difference in terms of their upbringing। आज की ज़रूरतें बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू पहले ज़माने की, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम वो भी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। सो ब्रिंगिंग देम बैक ऑन द सेम पेज इज वॉज वेरी चैलेंजिंग। देन आई रियलाइज देयर शुड बी समथिंग। धीरे धीरे देखा कि शायद हमारी फैमिली में ही कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स और फ्रिक्शन होने लगा, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से सोचता है। Absolutely. So from there, parenting came in, and I realized that there should be something, there should be a course for the parents to understand the kids better and how to bring them up, how to nourish them, and how to make them better human beings first. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, बहुत सारी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी। नाउ माई किड्स आर यंग अडल्ट्स। तो my entire journey of 20 years taught me a lot of things. So उस पूरी journey का एक crux है that I have shaped into a form of a book, that's Conscious Parenting, Nurturing Hearts, Shaping Future. जी, मैं आपकी बुक के बारे में भी जरूर बात करूंगी अभी। एक वर्किंग पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है बच्चों का पालन पोषण करना। वो इसलिए नहीं कि जॉब तो है ही है, उनका काम तो है ही है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब बच्चे का फाउंडेशन बनना होता है, उसका मानसिक एक कहते हैं ना कि विकास होना। उस समय पे माँ बाप के बहुत ही ज्यादा हर्डल्स आते हैं कि उनके साथ कनेक्शन बनाना, एक बच्चों के साथ बॉन्डिंग होना। और आज मैं देखती हूँ कि माता पिता बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं नौकरों पर भी। तो वर्किंग पेरेंट्स के लिए अब क्या ऐसा कोई सुझाव ऐसा कोई बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से डील करें, स्पेसिफिकली जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2 to 6 इयर्स का जो एक उनका एज क्राइटेरिया रहता है, बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। सबसे पहले आपने एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। और क्वेश्चन के बीच में आप एक बहुत खूबसूरत शब्द यूज़ करा है, कनेक्शन। कनेक्शन एक बहुत प्रोफाउंड वर्ड है जिसकी ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस आज की दौड़ भाग में ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और जो नया कल्चर हमारा चल रहा है, जहाँ पर आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो वो कनेक्शन कैसे बनाया जाए। वो कनेक्शन कभी कभी वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ। इतना स्ट्रेस है, आप घर आते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस अपने साथ लेकर आते हैं, और जाने अनजाने में वो स्ट्रेस आप गलती से अपने बच्चों को दे देते हैं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स की बात सुनी है, ऑफिस से घर आते हैं अपना स्ट्रेस लेके, और दरवाजे से ही बच्चों के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तुमने अब तक रूम नहीं साफ किया, तुमने अपना होमवर्क भी नहीं कंप्लीट किया। कितना गलत है। उसकी बजाय आप कनेक्शन बनाइए।
कनेक्शन कैसे बनाए? घर आइए, पहले बात सुनिए, उनसे बात कीजिए, जानिए उनका दिन कैसा रहा, क्या क्या दिक्कत उनको आई पूरे दिन में। हो सकता है उन्हें भी कोई इश्यूज हो, बट हम क्या करते हैं, पहले उनकी बात सुने बिना उन्हें करेक्ट करना शुरू कर देते हैं एंड वहाँ से कनेक्शन खराब होता है। तो पेरेंटिंग की दुनिया में हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, जहाँ पर हम पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि पहले बच्चों के साथ कनेक्ट कीजिए, बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनिए, और अगर आपने उनको कोई सलाह देनी है बिल्कुल दीजिए, और एज अ पेरेंट आपको बहुत एक्सपीरियंस है और देनी भी चाहिए, लेकिन उनकी बात पहले पूरी सुनिए, उनकी बात बिल्कुल मत काटिए और सही मौके का वेट कीजिए। थोड़ी देर बाद बात कीजिए या अगले दिन बात कीजिए कि बेटा आप कुछ बता रहे थे उसके बारे में, शायद अगर मैं होता तो ऐसा करता या ऐसा करती, मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, या हमारी वैल्यूज़ और कल्चर के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। बताने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, एक कनेक्शन बनाइए, एक दरवाज़ा अपने और अपने बच्चों के बीच में खोल के रखिए, एक विंडो, कि वो बिना सोचे समझे, बिना झिझक हर बात आपके साथ शेयर कर पाए। और अगर ये कनेक्शन मजबूत हुआ तो फिर लाइफ बहुत ईजी है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अच्छा, छोटे बच्चे, उनके पास ना क्वेश्चंस बहुत होते हैं। मैं देखती हूँ कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि वो अपने जो उनके घर के जो नैनीज होती हैं उनके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो उनसे पूछते हैं इंस्टेड ऑफ देयर। बिल्कुल। तो उनके क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन से कैसे डील किया जाए? ये बहुत सारे पेरेंट्स मतलब मैंने देखा है कि पूछते भी हैं कि हम कैसे उनके क्वेश्चंस बहुत कई बार एकदम स्ट्रेंज होते हैं, आउट ऑफ द प्लैनेट, कहीं से एक ऐसा क्वेश्चन पुट करते हैं कि सपोज रेड कलर है तो रेड क्यों है, कैसे है? तो ये एक बहुत ही, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो कैसे दिस इज बचपन को हम बोलते हैं, दिस इज मोर नोन एज द एज ऑफ क्यूरियोसिटी। छोटे बच्चे क्यूरियस कैटरपिलर्स होते हैं और हर समय उनके दिमाग में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी क्वेश्चंस आते रहते हैं। बट द बैलेंस इज, पेरेंट्स को भी तो एक बैलेंस रखना है, बच्चों को वो टाइम, वो इम्पोर्टेंस और वो क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? बॉन्ड तो सबसे पहला रूल है हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन। हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कनेक्शन अपने आप बेटर हो जाएगा। और आज वाली जनरेशन, वी एज पेरेंट्स ऑल्सो, वी आर ब्लेस्ड, वी हैव गूगल फॉर ऑल द आंसर्स। द होल आइडिया इज just stay calm, just stay cool and try to address every question. Treat your kids as adults. सोचो, उनको उतनी ही इज्जत दीजिए और उतना ही टाइम दीजिए, वैल्यूबल टाइम अपना, और धीरे धीरे उनके क्वेश्चंस को एड्रेस कीजिए, क्योंकि वहीं से वो बॉन्ड क्रिएट होगा, वहीं से वो कनेक्शन बनेगा और वहीं से कम्युनिकेशन की हेल्प से आप और क्लोज आएंगे आपस में। बट स्ट्रगल इज विद टाइम, दैट वी हैव टू इवेंचुअली लर्न कि हमें वर्क, जो स्ट्रेस है ऑफिस का, वो ऑफिस ही छोड़कर आना है। एंड व्हेन यू आर देयर विद योर किड्स, वो 100% आपके बच्चों के लिए टाइम होना चाहिए। फिगर आउट, आप बताइए कि दिस इज आवर फैमिली टाइम, दिस इज आवर मी टाइम, दिस इज आवर टाइम, वेयर उस समय कोशिश कीजिए अपने सारे गैजेट्स दूर रखिए एंड फोकस 100% ऑन योर किड्स। आई कैन बेट ऑन इट, बच्चे का बॉन्ड आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। अच्छा, हम आजकल देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर का बहुत इम्पैक्ट है हमारे समाज पर, और मुझे लगता है कि वेस्टर्न कल्चर की ही देन है किंडरगार्टन। तो पहले तो माई हाउसवाइफ्स होती थी, हमारी जो पेरेंट्स है वो भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो घर में ही बच्चों का पालन पोषण करना। अब थोड़ी सिचुएशंस चेंज हो गई, थोड़ी नहीं, मैं कहूँगी बहुत चेंज हो चुकी है। तो उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि किंडरगार्टन क्या सही है, किस हद तक सही है, और कैसे डील करना चाहिए? किंडरगार्टन एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई खामी नहीं है। बच्चा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जा रहा है, एक स्कूल जा रहा है, एंड वेयर लर्निंग इज हैपनिंग, दैट इज नंबर 1, लर्निंग इज फन, एंड जो क्यूरियोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वहाँ पर एड्रेस होते हैं। दूसरी बात है, अगर आप ध्यान से सोचें तो आजकल हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। तो बच्चों को सोसाइटी में एडजस्ट करना कितना मुश्किल है। We have this new concept of having one kid only these days due to whatever reasons, because of our work culture, because of the financial issues, बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। तो हर पेरेंट कोशिश करता है, उनको लगता है कि हम एक ही बच्चा प्लान करेंगे सो दैट वी कैन फुलफिल ऑल देयर नीड्स एंड डिजायर्स। पर यहाँ पे एक बात सोचिए,
क्या हम उनको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि अगर बाकी लोग हैं, बच्चे हैं, शेयरिंग कैसे करते हैं, केयरिंग कैसे करते हैं? आई थिंक ये सारी कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें वो किंडरगार्टन स्कूल्स में जाके बहुत अच्छे से लर्न करते हैं. हाउ टू शेयर योर स्टफ, हाउ टू हैव एन इंटरेक्शन, हाउ टू ओपन अप. और सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है आज की डेट में है बच्चों के साथ, दैट इज विद इमोशंस. एक एक बच्चा सबका होता है और सिर्फ उसको 2 इमोशंस पता होता है. एक हैप्पी, जब आप उसको कोई खिलौना ला के देते हो या उसकी बात मानते हो, और दूसरा है सैड, यानी कि आप उसकी बात नहीं मान रहे. और इन दोनों के बाद तीसरा एक इमोशन जो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप उसकी बात नहीं मानोगे, दैट इज एंग्री. उसके अलावा तो उन्हें पता ही नहीं. तो ये सारे इमोशंस जब आप एक सोसाइटी, एक कल्चर में मूव करते हो विद लाइक माइंडेड एज किड्स, देन यू ग्रो इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. एंड येस, एज राइटली सेड, पेरेंट्स आर वर्किंग. उन्हें भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उन्हें भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर बच्चे जाएं और किसी की सुपरविजन में, किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में, अपार्ट फ्रॉम मेड्स एंड हेल्प्स, कुछ हेल्दी वे में ग्रो करें, कुछ अच्छा सीखें. क्योंकि ये जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ये हमारे फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर किड्स. तो आपको क्या लगता है कि आपने जैसे कहा कि किंडरगार्टन एक बहुत ही अच्छा जरिया है, तो क्या वहाँ पर आपको नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टार्टिंग से? एक स्कूलिंग वाला उनको काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर उनके लिए स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से बच्चे इतनी दूर, इतने ही समय तक अपने माता पिता से दूर हैं, मतलब माता पिता तो नहीं है आसपास. बिल्कुल. तो वो आपको क्या लगता नहीं कि उससे स्ट्रेस बढ़ेगा बच्चों में भी, कि कभी वो अफेक्शन, वो सारी चीजें नहीं देखी, इतनी टाइम तक उनसे दूर है ना? तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट आपने सॉल्यूशन का भी दे दिया, क्योंकि पेरेंट्स आर वर्किंग. पहला कांस्टेंट आता है कि पेरेंट्स के पास टाइम कम है. दूसरा कांस्टेंट आता है कि थोड़ा सा पेशेंस लेवल में भी फर्क आ गया है पेरेंट्स का. दे आर नॉट दैट पेशेंट कि बच्चों को हैंडल कर पाए. जैसे आपने कहा, उनके इतने सारे सवाल होते हैं, कैसे आंसर करें. एंड थर्ड इज द न्यू एरा ऑफ upbringing. Yes, schools are really important, और it's just the way we look at problems. पर सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है ना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक सेफ प्लेस जहाँ लर्निंग है, जहाँ ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, जहाँ हर रोज़ बच्चा जाकर कुछ सीख रहा है. तो मान लीजिए अगर हमारे बच्चे ने रेस में पार्टिसिपेट करा, पहले तो उसको समझ आएगा रेस क्या है. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या सिखाएं कि बेटा रेस में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आता है, ट्राई फॉर इट. और दूसरा पर्सपेक्टिव है वो भी हम ही देंगे, बेटा जीत कर आना, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है. द होल आइडिया इज टू पार्टिसिपेट, हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ, येस आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट हैपन. पर अगर हम यहाँ पर प्रेशर डालें कि नहीं बेटा आपको ही फर्स्ट आना है, आई थिंक वो शायद ठीक नहीं होगा. एवरी फ्लावर ब्लूम्स, हर एक फूल ब्लूम करता है, ब्लॉसम करता है, पर अपने टाइम पर. तो हमें अपने बच्चों को थोड़ा वो टाइम देना चाहिए. दे विल डेफिनेटली ब्लूम. और शायद प्रेशर नहीं डालना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आप बहुत सारे बच्चों के साथ, हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ आप डील करते हैं, उन्हें काउंसलिंग करते हैं. तो टीनेज बच्चे जो होते हैं उन्हें भी संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एज होती है. तो टीनेज का आज के समय में मतलब क्या समस्याएं आप देखती हैं, कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी मेन, जिससे वो जूझ रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, और उनमें इतना भटकाव क्यों है आज टीनेज में जो हम देख रहे हैं? क्या रीजन क्या है? एक बहुत ब्यूटीफुल एज है टीनेज, जहाँ पर बच्चे, सी देयर आर लॉट ऑफ changes that happens during that age, that we all know, we've all gone through it, and we need to accept there are emotional changes, there are physical changes, and there are a lot of hormonal changes also. इस चेंज में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे यहाँ पेरेंट्स का ही होता है, क्योंकि हम ही ज़्यादा कंसर्न है अपने बच्चों के लिए. वो एक मझधार में होते हैं, देयर इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट. ना तो वो बच्चे होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं अभी आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हुए हो, और बहुत बार हम कहते हैं अभी आप बड़े नहीं हुए हो, पेरेंट्स भी नहीं है. एब्सोल्युटली. तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि सबसे पहले आपको ही समझना है उनकी भावना, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू. एंड द होल आइडिया, लाइक वी सेड, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, मेक अ कनेक्शन, ट्राई अंडरस्टैंडिंग दोज इमोशंस विद देम. और एक हम बहुत बारी कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड. फ्रेंडली एटीट्यूड का मतलब है अंडरस्टैंड देम मोर, स्पेंड मोर टाइम विद देम. उनके इमोशंस, जो भी जिस भी चीज़ से वो जूझ रहे हैं, आप उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड होने चाहिए,
कि वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करे. एंड आई एम श्योर जो भी इश्यूज है हैज़ टू बी रिजॉल्व. अगर कोई प्रॉब्लम है दुनिया में तो उसका सोल्यूशन भी है, और इस प्रॉब्लम में सबसे बड़े सोल्यूशन इज पेरेंट्स. सो प्लीज़ सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, majority ऑफ द टाइम जिस तरीके से भी जैसे भी निकाल पाए, लेट्स गिव देम दैट टाइम. क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी नरिशमेंट, उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी फॉर्मेशन में सबसे बड़ा योगदान हमारा एज पेरेंट्स है. तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस विद वर्ड्स ऑल्सो. प्ले विद पॉजिटिव वर्ड्स. बताओ उनको, एक सेल्फ बिलीफ उनके अंदर डालो, बेटा यू ग्रोइंग अप, यू शुड एक्ट लाइक दिस. सो लाइक वी ऑलवेज से, देयर इज अ वे टू से इट. ज़रूरी नहीं है कि एक नेगेटिव वर्ड यूज़ करके ही समझाना है. हम बोल सकते हैं बेटा आप तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, दिस इज जस्ट द बिगनिंग. एंड आई थिंक सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड यूज़ करने से ही उनका मॉरल बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाता है. उनको लगता है आप पेरेंट्स दे डू अंडरस्टैंड. द होल आइडिया इज कम्युनिकेशन. जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस होगी उतनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी आपकी अपने बच्चे के साथ. आई थिंक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ आपने एक टर्म यूज किया, फ्रेंडशिप विद योर किड्स. तो ये यहाँ एक तरह से तो बहुत अच्छी बात भी है कि हमारे बच्चे हमारे साथ सब कुछ साझा कर रहा है, सब कुछ शेयर कर रहा है. लेकिन कहीं कहीं इससे देखा जाता है कि वो एक जो डेकोरम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होना चाहिए, वो डेकोरम एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है दोनों के बीच में. Absolutely. So there is a very thin line हाँ. between becoming a friend and a parent. तो वो एक डेकोरम कैसे मेंटेन किया जाए? बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि एक्चुअली देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बिकमिंग अ फ्रेंड एंड अ पेरेंट. पेरेंट्स को डिप्लोमेटिकली इसमें एक्ट करना है, फ्रेंड भी बनना है, बट व्हेन देयर इज अ नीड टू से अ नो, इट हैज़ टू बी अ फर्म नो. क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यू नो व्हाट योर चाइल्ड wants to do, you know what is good for them and bad for them. So while taking a call, a decision, please be very firm with your yes and no, and make your child understand if it's a no means a no. And child should also happily understand that yes, my parent is giving a no with such a reason or a justification. That justification also has to be strong. तो आई थिंक वहाँ पे उनको दे हैव टू बी फर्म एंड टेल देम दैट आई एम योर पेरेंट एंड दिस इज व्हाट इज बेस्ट सूटेड फॉर यू एंड गो फॉर इट. They can tell them the experience. Absolutely. They can share their experiences and they can also give a reasoning कि मैंने आपको ये कहा है क्योंकि. That reason has to be important. आज के बच्चे they believe in logic. उनको अगर लॉजिक समझ आ जाता है, सो इट इज़ वेरी इजी टू कन्विंस देम एंड हाफ ऑफ द बैटल इज डन अगर उनको लॉजिक समझ आ जाता है. सो विच इज़ सो वेरी ब्यूटिफुल. कोई ऐसा केस आपके पास कभी आया हो कि आपको लगा हो कि टीनेज का हो या छोटे बच्चों का, कोई भी ऐसा केस जो आपको लगा हो कि इट वाज लाइक काइंड ऑफ चैलेंज फॉर यू और आपने वो सॉर्ट किया हो, कुछ ऐसा आपको याद हो? एक आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ गर्ल, हर नेम वाज अश्लीन. सो थोड़े थोड़े इश्यूज आते थे बिकॉज दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, न्यूक्लियर फैमिली थी, तो फ्रिक्शंस बहुत आते थे. बच्चा स्कूल से घर वापस आया है और घर की चाबी उसके पास होती थी, बच्चा 9th ग्रेड में था, एंड शी यूज्ड टू ओपन अप एंड देन बी वेरी इंडिपेंडेंट. बट धीरे ही धीरे थोड़े टाइम में पेरेंट्स ने रियलाइज़ करा कि बच्चे ने बात करना बंद कर दिया है. द होल डे द चाइल्ड वॉज अलोन एट होम. खाना पेरेंट्स ने रख दिया, उसने खा लिया, कुछ ज़रूरत पड़ी ऑर्डर कर लिया, वट एवर वेज दैट मैनेज. बट द होल आइडिया इज यहाँ पर बच्चे एक डिप्रेशन की स्टेज में चला गया क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, पूरे दिन भर कोई बात करने के लिए नहीं है. दैट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज. जब पेरेंट ने मेरे से डिस्कस करा कि हमारे बच्चे ने बात करना बंद कर दिया, फॉर द चाइल्ड टू ओपन अप हमें 2 से 2.5 महीने लग गए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है. एंड बिलीव मी, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशन गैप. जब तक पेरेंट्स आते थे थके हुए स्ट्रेस के साथ, वो अपने बच्चे को डांटते थे कि आपने ये नहीं किया और वो कंप्लीट नहीं किया. फ्रिक्शन बढ़ गया, बट रिजॉल्व कैसे हुआ? द ब्यूटी इज अगेन कमिंग बैक, कम्युनिकेशन. थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और हमारे वर्ड्स, बच्चों के लिए हम सबसे बड़े रोल मॉडल हैं. अगर आज हमारी आवाज़ ऊंची है और मुझे बात कर रहे हैं, टुमारो दे विल फॉलो अस, दे विल गिव अस बैक, बिकॉज उनके लिए तो हम ही रोल मॉडल्स हैं. तो उस चैलेंज को डील करने में बहुत मज़ा आया. आई मीन इट वाज अ बिग चैलेंज. एक टीनेज व्हेन द गर्ल हैड स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल ऑल्सो, शी सेज मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, अकेलेपन को एब्जॉर्ब कर लिया उसने. दैट वाज अ
very tough stage for the child, but an eye opener for a lot of parents. जब मैं बिना नाम बताए सबसे शेयर करती हूँ कि देखिए, प्लीज गिव टाइम टू योर किड्स, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड नर्चर देम विद पॉजिटिव वर्ड्स, नर्चर देम विद लव. उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए कि आप उनको बाहर खाने के लिए लेके जाओ या बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाओ, उनको आपका समय चाहिए. सो वी शुड मेक श्योर कि हम एक पॉजिटिव टाइम बच्चों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि बच्चों को ऐसी स्थिति में ना आए जहाँ पे उनको डिप्रेशन, एंजाइटी इस चीज़ की. और टीनेज बहुत सेंसिटिव एज होती है जहाँ पर उनको एक फ्रेंड भी चाहिए, एक पेरेंट भी चाहिए, एक मेंटोर भी चाहिए लाइफ में, जिसको वो देखे कि मुझे ऐसा बनना है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक रिबेलियन एटीट्यूड भी देखा जाता है बच्चों में कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं या बाहर वो कंपनी ढूंढने लगते हैं. शायद यही रीज़न रहे हो जो आपने बताए हैं कि यही रीज़न होता है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता. तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक अपब्रिंगिंग एक लड़के और लड़की की बहुत डिफरेंट होती है. तो पेरेंट्स, एक गर्ल चाइल्ड होती है उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, बॉय चाइल्ड होता है उसको अलग से किया जाता है. कितना क्या डिफरेंस है दोनों के अपब्रिंगिंग में, या डिफरेंस है भी या नहीं, हम क्रिएट करें, क्या रीजन है? आई थिंक आज की जनरेशन में बात की जाए तो अपब्रिंगिंग में जेंडर बायस शायद बहुत कम लोग हैं, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, बट हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज व्हाट वी स्केल टुडे एज किड्स इज दोनों इक्वल हैं. उसमें एक केस ऐसा भी आया था जहाँ पर 2 बच्चे थे, उनके सारी क्लासेस उनका बेटा ज्वाइन करता था, वो उसको हर जगह पुश करते थे, इनकरेज करते थे, हालांकि उसका मन नहीं था, पर अपनी डॉटर के लिए वो नहीं करते थे. उनकी डॉटर का फेवरेट एक्टिविटी ड्राइंग और पेंटिंग थी, उसको नहीं ज्वाइन करवाते थे, सेइंग दैट कल तो इसकी शादी हो जाएगी तो चली जाएगी, तो हम इस पर क्यों इन्वेस्ट करें, एंड विच इज़ अ वेरी रॉन्ग एंड नेगेटिव थॉट. आई थिंक आई रियलाइज आज की डेट में girls look after their parents in a better way. They are more understanding. They have a better connection as compared to boys. मेरे पास I mean I'm really blessed. मेरे पास दोनों बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, but I realize the girl is more like a butterfly in the house. The way wherever she goes, she just spreads happiness and love. I mean, I'm not complaining about my son. I mean, he does the same. But I've realized कि लड़कियाँ और ज़्यादा केयर करती हैं और ज़्यादा कंसर्न होती हैं. एंड ये मैसेज भी मैं देना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन जेंडर. कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों बच्चे हमारे ही हैं और उनको एक तरीके से एक बहुत हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें वो ग्रो करें, नरिश करें और अपने आप का जो सेल्फ बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग बनाएं. क्योंकि यस, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. और अगर हम ये दिखाएंगे कि भाई आपको तो शादी हो जाएगी, कल आपने क्या करना है, विच इज़ वी आर स्टॉपिंग देयर ग्रोथ मेंटली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो. तो बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए, जेंडर बायस होना चाहिए और दोनों को सेम प्लेटफॉर्म देना चाहिए नरिशमेंट के लिए. यहाँ हमने बात की कि बच्चे इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया. एक तरफ से प्रैक्टिकल होना अच्छी बात भी है, तो आप फिर भी इमोशनली इसलिए अटैच होना क्योंकि उनको हमारे रिलेशंस या आगे की जो लाइफ है सब कुछ हमारी इमोशंस पर ही बेस्ड होती है. तो कैसे बच्चों के अंदर इमोशंस लेकर आए और एक बैलेंस कैसे करें उनको कि वो प्रैक्टिकल भी रहे जहाँ होना चाहिए और इमोशनल भी हो जहाँ पे उनको होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे कभी कभी लगता है एक साइंटिस्ट है एरिक एरिक्सन, उन्होंने बताया था कि 34,000 तरीके के इमोशंस होते हैं. बिलीव मी व्हेन आई सेड 34,000 तरीके के इमोशंस होते हैं, जिनमें से शायद हमें 34 के नाम भी नहीं पता. और बच्चों की बात करें जाए तो सिर्फ 4-5 इमोशंस ही उनको पता है. आई थिंक जो भी आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका मेजर रीज़न ही इमोशंस है. पहला इमोशंस है और दूसरा हम वो इमोशंस को संभाल ही नहीं पाते. वी आर नॉट एबल टू हैंडल आवर इमोशंस. वापस आते हैं जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी. वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज, पेरेंट्स वर्किंग है, हमारे साथ नहीं है और हम बच्चों को मेड्स के साथ छोड़ देते हैं. बट द होल आइडिया इज यहाँ पर अगेन बच्चों को ट्रेन कौन करेगा? वी एज पेरेंट्स. हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चों को इमोशंस के बारे में बताएं और उनको फील कराएं और द राइट गाइडेंस that we have to give them. That's why we tell parents now these days, please read something about emotions. क्योंकि अगर हम
चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम ये घर से शुरू नहीं करेंगे, डू वी थिंक बाहर जाके स्कूल्स में और कॉलेजेस में कोई उनको हमसे बेहतर तरीके से समझा पाएगा? नो, देयर आर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम अपने बच्चों को इमोशंस के बारे में सिखाएं, बताएं और ये भी समझाएं कि इमोशंस को बैलेंस कैसे किया जाए। अपने घर में देखते हैं कोई छोटी सी बात, कोई छोटे से आर्ग्यूमेंट में, जब आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स सब लोग को गुस्सा आता है, पर क्या हम अपने बच्चे को उसके बाद समझा सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट था, इस आर्ग्यूमेंट पे या इस सिचुएशन में हम इसको इस तरीके से रिएक्ट कर सकते थे तो शायद चीजें बेटर होती। दैट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, वेरन आप दोनों का पर्सपेक्टिव समझिए, बच्चे से भी समझिए, बच्चे को भी समझिए और अपना भी बताइए, और दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आइए कि शायद मैं यहाँ पर गलत था और मैं यहाँ पर गलत थी। एक्सेप्टिंग अ प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मुझे उस समय अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए था, तो बच्चा आपकी बात सुन रहा है ध्यान से और सीख रहा है, अरे मम्मी पापा ने भी एक्सेप्ट किया प्रॉब्लम, तो मुझे भी करना चाहिए, और मुझे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मुझे इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, विच इज सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। कमिंग टू द अदर साइड, यस, प्रैक्टिकल वेज। आज की डेट में हम लोग को लगता है कि प्रैक्टिकल वेज आर मोर in terms of understanding, they are better when you give examples and then you explain things. तो जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल देख के बताया, तो चीजें और बेटर समझ आती हैं, rather than giving an emotional और a theoretical approach. इस बुक में ये लिखा था और ऐसे लिखा था। Give a live example, अपने बचपन की कोई स्टोरी क्रिएट कर समझाइए। Story is a very powerful way of explaining and giving messages. Believe me, we as storytellers, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डीप इम्पैक्ट होता है जब हम एक सिचुएशन को किसी कहानी के माध्यम से समझाते हैं, तो बहुत इजीली समझ आता है, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, एंड आई थिंक एंड इट इज वर्किंग वेरी वेल, बट थोड़ा सा बैलेंस भी रखेंगे उसमें दोनों चीजों में। अच्छा, जितना मैं आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ, क्या पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतनी ही जरूरी है? क्या जब आप बच्चों को डील करते हैं या ऐसा कोई आपके पास इशू आता है, तो आप उसके साथ साथ उससे पहले के पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं? पर क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जरूरत तो महसूस हो रही है, क्या ऐसा होता है? पेरेंट देखो, काउंसलिंग बोलते हैं ना, काउंसलिंग हमारी सोसाइटी में एक टैबू है। मतलब कि बहुत मेजर कोई क्राइसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और हमें एक काउंसलर के पास जाना है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मान लीजिए कि कोई ज़रूरत है, कहीं पे गैप है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट। काउंसलिंग कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत इमोशनल ट्रॉमा है, लोग पागल हो जाते हैं तभी किसी काउंसलर के पास जाते हैं। इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस विद टुडेज टाइम। और अगर कोई फ्रिक्शन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाई नॉट टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट। देखिए, इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढते हैं, और अगर सोल्यूशन है किसी काउंसलर के पास तो उसके पास जाते हैं, बात करते हैं, अपनी बात समझते हैं और समझाते हैं, एंड 200% सॉल्यूशंस आते हैं। 200%। कभी कभी हम बच्चों का पर्सपेक्टिव समझना ही नहीं चाहते और बच्चे कहते हैं पेरेंट्स हमारा पर्सपेक्टिव समझना ही नहीं चाहते, एंड दैट्स द प्लेस वेयर पेरेंटिंग कोचेस कम्स इन। सो वी एज पेरेंटिंग कोचेस, वी आर अ कैटलिस्ट। हम दोनों की बात अलग अलग सुनते हैं, फिर उनको टेबल पे बिठाते हैं और समझाते हैं कि दिस इज द इशू एंड दैट्स हाउ वी शुड गो अबाउट इट। और पेरेंट्स बहुत मैच्योर हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रेशर्स भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि वो कहाँ पर गलत है। इट्स जस्ट द आइडिया, अगर कोई उनको प्यार से बता दे दिस इज द एरिया वेयर वी नीड टू वर्क ऑन एंड एक्सप्लेन, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है कि हमें अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बेटर करना है, एंड दैट्स व्हाट द पेरेंटिंग कोच टेल्स यू, और आपको हेल्प करता है और सपोर्ट करता है कि दोनों साथ में एक पेज पर आए और साथ में इकट्ठे आगे मूव करें हैप्पीली। तो एक दूसरे को समझना, समझाना becomes very easy with the help of a parenting coach. तो अभी बच्चों में डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अभी छोटे छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी हम बातें सुनने में आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि रीज़न कहाँ है? पेरेंट्स में, या बच्चे नहीं समझ पा रहे, या फिर स्कूलिंग? क्योंकि स्कूल में भी बहुत ज़्यादा उनका जो बाकी के एरियाज हैं जहाँ पर लर्निंग एरियाज हैं, वहाँ पर बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो क्या रीज़न क्या है इसके? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आते हैं, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रीज़न क्या होता है?
देखिए, आज की डेट में एक ओवरली यूज्ड वर्ड है जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, हमारे पे और हमारे बच्चों पे, दैट इज स्ट्रेस। और इसके साथ हम एक और वर्ड जोड़ देते हैं, डिप्रेशन। ये ओवररेटेड वर्ड्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। मान लीजिए आपके बच्चे का बर्थडे है और आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, लिस्ट बनती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे को कैसा खुश करें, पूरी ऑर्गेनाइज पार्टी करनी है, बहुत अमेजिंग। बच्चे के भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो यहाँ इस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, या आपको एक्साइटमेंट है? यहाँ पर एक्साइटमेंट है और हम एक नेगेटिव वर्ड स्ट्रेस को यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा दिस इज एन ओवररेटेड वर्ड। हमें पता ही नहीं उसको राइट वे पे यूज कहाँ करना है। अगर बर्थडे पार्टी है तो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लेट्स एंजॉय दैट मोमेंट, लेट्स एंजॉय द प्रेपरेशन, लेट्स डू द वर्क टुगेदर। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये बच्चे को बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा बर्थडे है, हमें इतनी सारी प्लानिंग करनी है, हमें बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। जब आपने बोला स्ट्रेस आपको हो रहा है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर कॉपी कैट्स, दे आर लाइक मंकीज। वो वर्ड वहां से उन्होंने पिक कर लिया, मेरा बर्थडे है और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बच्चे ने अपने फ्रेंड को जाकर बताया। तो डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग? नो, हमने नेगेटिव वर्ड चूज करा क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इतना ओवररेटेड है, हमने उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन बना दिया। सेम जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, जहाँ पर एक्साइटमेंट है, जहाँ पर ओवरजॉयड है, जहाँ पर आपको लगता है आपकी पूरी फैमिली साथ आएगी, यू विल सेलिब्रेट अ मोमेंट, वहां पर स्ट्रेस और डिप्रेशन कैसे हो सकता है? पहले तो मुझे ये समझाइए। They do not know. Absolutely. ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं और मुझे लगता है कि बच्चों के साथ तो ये वर्ड यूज ही नहीं करने चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। टुडेज जनरेशन इज रियली ट्रूली ब्लेस्ड। इफ यू आस्क मी, हमारे टाइम पे फिर भी चैलेंजेस थे। आई थिंक दिस जनरेशन इज ऑल बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। हर चीज मांगने से पहले तो उनके सामने होती है, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, आपकी एक बुक भी आई थी, कॉन्शियस पेरेंटिंग, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि किस पर बेस्ड है? वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स ऑन पेरेंटिंग, बट क्या क्या ऐसे कुछ ऐसे आपने बड़े उसमें ऐसे कोई ऐसे टॉपिक्स आपने पिक किए हैं जहाँ से आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं अभी हमारी सोसाइटी में एंड इट हैज टू बी रिजॉल्व लाइक दिस? तो हमने बात करनी शुरू करी थी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज सिचुएशंस, टुडेज सर्कमस्टांसेस, टुडेज इमोशंस। दीज आर बिग प्रॉब्लम्स एंड आई रियली वांट, मैंने अपने सराउंडिंग्स और अपने एटमॉस्फेयर में देखा कि लोग एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा माउंटेन बना लेते हैं प्रॉब्लम्स का, जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं होती है। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बहुत छोटे छोटे सरल सरल सॉल्यूशंस भी होते हैं। वो सबके बारे में मैंने इस बुक में एड्रेस किया है। कॉन्शियस पेरेंटिंग मतलब जागरूक पेरेंटिंग। ओपन अप योर आईज एंड सी टुडेज टाइम, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हाउ डू वी डील विद देम, हाउ डू वी टैकल विद स्मॉल स्मॉल इश्यूज, हाउ टू बॉन्ड बेटर विद योर किड्स। जरूरी नहीं है सिर्फ आंख दिखाकर उनको डराकर चुप करा दो। टुडेज जनरेशन दे लुक फॉर लॉजिक्स, दे लुक फॉर रीजंस। उनको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए एंड दे विल डेफिनेटली फॉलो यू। एक और छोटी सी बात मैंने उसमें मेंशन की है, दैट वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली। सो मान लीजिए मेरी जॉइंट फैमिली है, द वे आई एड्रेस माई इन लॉज, अपने घर में मैं बड़ों के साथ जैसे एड्रेस करती हूँ, दे आर फॉलोइंग अस। सो प्लीज, मैं सभी पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप सदैव सीसीटीवी कैमरा के अंडर हैं। आपके बच्चे दे आर ऑब्जर्विंग यू 24/7, दे आर फॉलोइंग यू। द वे यू ट्रीट योर एल्डर्स, tomorrow they will treat you the same way. So please mind it, be very mindful and careful the way you treat your spouse. आप हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशनशिप है? और कभी कभी ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स आर नॉट मैच्योरिंग दीज डेज। क्यों इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्यों इतने डिवोर्सेस आ रहे हैं? एंड we as parents, what are we telling our kids? The kind of bond we share, the kind of respect we give to each other, they are following absolutely the same. कहीं स्कूल कॉलेजेस में तो नहीं बताते ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में। दिस इज हाउ वी mature, this is how we should live together, this is how we should give respect to each other, this is how we bond better. तो आप घर से ही सब कुछ सिखा रहे हैं। तो प्लीज बी वेरी माइंडफुल when you are having this conversation. Yes, absolutely,
लाइफ इज ऑल अबाउट हिल्स एंड वैलीज. बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं पेरेंट्स की लाइफ में भी, और उनको वो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस भी करने पड़ते हैं. सो प्लीज कोशिश कीजिए वो डिस्कशंस, वो चैलेंजेस हम बच्चों के सामने डिस्कस ना करें तो बेटर है, क्योंकि इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे सबसे ज्यादा हमारा इम्पैक्ट होता है. सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी यूज विद आवर किड्स एंड गिव अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, क्योंकि आज जो आप मैसेज दे रहे हैं कल वो उसको आगे ले जाएंगे टू द नेक्स्ट लेवल. आज आपकी रिलेशनशिप हेल्दी है, आई कैन वाउच ऑन इट कि आपके बच्चों के फ्यूचर रिलेशनशिप्स बहुत हैप्पी, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल होंगे. आज अगर आप अपने स्पाउस को ब्यूटीफुल तरीके से एक हैप्पी हेल्दी वे में ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, देखो ना पिकअप एब्सोल्युटली, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑटो डिफॉल्ट, वो मोड में चलता है. बच्चे देखते हैं पेरेंट्स को कि आज वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन माय बुक. लोगों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, बट नो, योर किड्स आर वॉचिंग यू. सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल. और हम कहते हैं बच्चों को अच्छी बातें कैसे सिखाएं, बी द रोल मॉडल्स फॉर देम. बच्चों को हम कहते हैं रीडिंग सिखाइए, तो कौन सिखाएगा? वी एज रोल मॉडल्स. गो टू अ बुक शॉप, सिट विद देम. मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को पता है मॉल में क्या होता है, बच्चों को पता है कि हम मूवी देखने जाएंगे. बहुत सारे पेरेंट्स, उनसे बात होती है, दे हैव नेवर एवर विजिटेड अ बुक शॉप, अ लाइब्रेरी विद देयर किड्स. कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे कुछ पॉजिटिव अच्छा सीखें, कुछ करें, तो वी हैव टू एक्ट. अपने साथ लेके जाइए, लाइब्रेरी दिखाइए, बुक्स चूज कीजिए, साथ बैठ के पढ़िए. एंड रोल मॉडल तो आप ही हैं. मेक अ प्लान कि हर हफ्ते एक बार हम पिकनिक भी करेंगे, मूवी भी देखेंगे, मॉल में भी जाएंगे और कहानी भी पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट, लेट्स, सारी चीजें खत्म हो गई. बिल्कुल. सो बी द रोल मॉडल्स. बताइए उनको, दिस इज द काइंड ऑफ बुक आई लाइक टू रीड. ये बुक मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी. सो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने बचपन में जितनी बुक्स पढ़ी थी, जितनी क्लासिक्स पढ़ी थी, सब मैंने अपने बच्चों को पास ऑन करी. एंड बाय हार्ट उनको पता है उन बुक्स के बारे में, उन बुक्स का नाम. बहुत इजी नहीं थी जर्नी, बहुत चैलेंजिंग थी. आई थिंक आई स्टार्टेड रीडिंग, माई सन वॉज ओनली 6 months ओल्ड. ही इज एन एविड रीडर नाउ, पर सिर्फ 6 महीने का तब से हमने बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया. और if I look back, my daughter never used to go to the washroom without a book, क्योंकि इट वॉज देयर इन देयर हेड. क्योंकि सुबह शाम हमने एक रिचुअल बना लिया था, एंड विच इज नॉट ईजी. एवरीथिंग कम्स, आई मीन फॉर एवरीथिंग यू नीड टू पे अ प्राइस, एंड फॉर मी दैट प्राइस वॉज पेशेंस. दैट प्राइस वॉज एक्चुअली पेशेंस, एंड आई यूज टू डू इट विद माई किड्स. मुझे देखकर वो भी पढ़ते थे. कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो मुझे देखकर उन्होंने भी रीड करना शुरू कर दिया. तो छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी हैबिट्स, एंड आई बिलीव मी व्हेन आई से दिस, एवरी ड्रॉप काउंट्स. यहीं से उनकी पर्सनालिटी का एक शेप स्टार्ट हो जाती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. उनको अपने रोल मॉडल्स मिलते हैं, वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ बुक्स. तो छोटे छोटे रीजंस हैं जो मैंने अपनी बुक में बनाए हैं, छोटे छोटे नगेट्स ऑफ विजडम है जो पेरेंट्स के लिए मैसेजेस दिए हैं कि जस्ट स्टे हैप्पी, हैव दैट बॉन्ड. और हम अपनी पेरेंटिंग की लैंग्वेज में हमारे यहाँ 3 C's होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज कनेक्शन. हैव अ ब्यूटिफुल कनेक्शन विद योर चाइल्ड. सेकेंड इज start complimenting your child, which is so powerful and beautiful. देखिए, आप करके देखना शुरू कीजिए. The day you start complimenting your kids, they feel so empowered, they feel so beautiful, they have that self-belief and confidence in themselves कि wow, my mama is appreciating me for something nice. क्योंकि शायद आधा दिन तो हम सिर्फ मना ही करते कि बेटा ये क्या कर दिया और क्या नहीं करा, बट कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड इज complaining. Please stop complaining, especially in front of others. लोगों के सामने प्रेज कीजिए अपने बच्चों को. यस, कंप्लेन हमारी ड्यूटी है, हमें करेक्ट करना है, तो आप पर्सनली उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन कीजिए, बताइए. सो ये 3 C's अगर हम फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है. जो बॉन्ड हमारा है हमारे बच्चों के साथ, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. कई पेरेंट्स इसलिए भी उनको ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं देश से कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए हमारा बच्चा. उनका एक माइंड में ये कॉन्सेप्ट भी रहता है. मैंने देखा है कई पेरेंट्स को कि नहीं, एक लिमिट तक ही उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके बाद
बिल्कुल ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बट वो पावरफुल और पॉजिटिव वर्ड्स बच्चों को सुनने के लिए चाहिए. दैट गिव्स देम द करेज टू बी अ फाइटर. आई स्टिल रिमेंबर मेरे फादर ने, तो ही यूज्ड टू फॉलो अ फिलोसफी दैट्स नोन एज कॉन्फियज्म. इट्स अ स्पेनिश वर्ड, कॉन्फियांजा. इसमें क्या होता है, यू जस्ट टॉक अबाउट बीइंग free, live your dreams, think in a very beautiful way. There are, you just, and I used to feel I have got wings because nobody is just stopping me to do what I want. And he used to always tell me, go for it, do it. And I used to feel so powerful. That feeling was so important. And I think there's no looking back. अगर हम बात करें बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है या क्या प्रॉब्लम है आज की डेट में अबाउट सेल्फ बिलीफ और समथिंग, आई थिंक अगर बच्चों को आप पूरा फ्री थॉट प्रोसेस दे दो तो शायद कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती. सो प्लीज अपने बच्चों को मैसेज दीजिए, गो फॉर इट, जस्ट ट्राई. यस, गिरेंगे, गलती भी करेंगे, पर वहीं से तो सीखेंगे. फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स सक्सेस. और आज की डेट में हम बच्चे को गिरने ही नहीं देते हैं, हर स्टेप पे उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और संभालते हैं. ये भी एक नेगेटिव चीज है. लेट देम फॉल, दे विल राइज. बिलीव इन देम एंड बिलीव इन योरसेल्फ. आपकी पेरेंटिंग बहुत स्ट्रांग है, पर गिरने का मौका दीजिए. लेट देम एक्सप्लोर मोर. मैं जरूर पढ़ूंगी आपकी ये बुक. और आगे क्या सोचा है, आगे इसके आगे क्या, मतलब आपके कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स या कोई और नई बुक हमें पढ़ने को मिलेगी, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट करा है, दैट इज नोन एज यंग ऑथर्स लॉन्च पैड. इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. सो व्हेन माय सन वाज 10 ईयर ओल्ड, यानी कि लगभग 10 साल पहले, ही वाज रियली फैसिनेटेड बाय मुगल एम्पायर. उसको हिस्ट्री पढ़ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, इंट्रीगिंग, एंड ही यूज्ड टू रियली एंजॉय. एंड उसने एक हैंड रिटन बुक बनाई. And I was so impressed, seeing his dedication and confidence that, just a small बच्चा, 12 साल का बच्चा एक बुक लिख रहा है about the Mughal Empire. मुझे उस समय लगा कि हम बड़े हेल्पलेस फील करा कि हम उसको आगे सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे. उस बुक को, उस हैंड रिटन बुक को एक पब्लिश्ड बुक कैसे बनाया जाए, हमें रास्ता ही नहीं मिला. So there the seeds were sown in my head कि I'm gonna start something for kids, जहाँ पर बच्चे अपनी कहानी अपने तरीके से लिखें और हम उनको हेल्प करें उस बुक को पब्लिश कराने में. फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड विद यंग ऑथर्स लॉन्च पैड, एंड लास्ट ईयर 2024 में वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. एंड थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऑलमाइटी, वी आर डूइंग वेरी वेल. हमारा यंगेस्ट ऑथर 4 साल का है, जिसने अपनी बुक के बारे में लिखा. उसकी बुक का नाम है मेलोडी माय फेवरेट कार. और हर छोटी चीज के बारे में बच्चे का लॉजिक है. आप सोचिए, 4 साल का बच्चा मतलब अच्छे से लिख भी पाता है. उसने कार का नाम रखा मेलोडी. आई वाज क्यूरियस, मैंने कहा आपने कार का नाम मेलोडी क्यों रखा? दिस मेलोडी इज माय फेवरेट कैंडी, इट्स माय फेवरेट टॉफी, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे उसका नाम मेलोडी रखना है. और उसने हर चैप्टर के बारे में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करा. हम ट्रैवल करते हैं, बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं. कहते हैं एक दिन मेरी कार डर्टी हो गई. ऐसे फिर हमने उसके बाद क्या किया, हम माउंटेन्स पे लेके गए थे और कार डर्टी हो गई. फिर उसके बाद क्या हुआ, वी टुक द कार टू द वॉशिंग गैरेज एंड वी गॉट इट वॉश्ड. इतनी छोटी सी बात उसने इतने ब्यूटीफुल तरीके से बताई और एवरीडे लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करे. द होल आइडिया इज गिविंग देम दैट फ्रीडम टू थिंक एंड आर्टिकुलेट एंड राइट इन द फॉर्म दे वांट टू राइट. So this initiative of mine, I really want kids to go to the next level, be more expressive, become more articulate and become fearless storytellers. क्योंकि यही मैसेज है मेरा आज की डेट में बच्चों के लिए. प्लीज बिकम fearless storytellers. इमोशंस दबते जा रहे हैं, हम खुलकर बोलते नहीं हैं. एंड आई रियली वांट किड्स टू एक्सप्रेस टू द वर्ल्ड. बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रादर ग्रेजुएशन कर भी आते हैं कि मैम इंटरव्यू है, उसकी प्रिपरेशन करवा देंगे. आपको लगता है कि हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को आज की डेट में. इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, सब ट्यूशन्स होती है, कोचिंग होती है, तो क्यों है ज़रूरत इंटरव्यू प्रिपरेशन की? क्योंकि हमने कभी बचपन में कॉन्फिडेंस नहीं मिला, कभी हमने एक्सप्रेस ही नहीं करा, अपने इमोशंस को ठीक से बताया ही नहीं, विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द नीड ऑफ द आवर. And that's what we rightly say, express to impress.
खुल के बोलिए, अपनी बात बताइए, एंड बिलीव मी द वर्ल्ड इज रेडी टू लिसन टू योर स्टोरीज। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। बहुत सारे ऐसे प्रश्न के आपने उत्तर दिए जो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उनको मिले जो आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आंसर किया। थैंक यू सो मच छवि जी हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच दीपिका, आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर, और इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने हमारा मैसेज जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। थैंक यू। तो ये थी हमारी मुलाकात छवि मेहता जी के साथ। आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो चाहे छोटे बच्चे हों उनके या टीनेज बच्चे हों, बहुत सारे ऐसे फेजेस से गुजर रहे हों, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहे हों, उनको अपने बहुत सारे सवालों के आज जवाब मिल रहे होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रश्न है या आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो छवि जी का कांटेक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर शो से रिलेटेड आपके कोई सवाल है या आप कुछ भी अपने ओपिनियंस हमें देना चाहते हैं, तो ईमेल के द्वारा दिए गए और नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय।